हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज हम एक बार फिर अमरेश मिश्रा जी से बात कर रहे हैं। अमरेश मिश्रा जी से जब भी बात होती है, बहुत ही अपडेट इंफॉर्मेशन और बहुत ही लाजवाब किस्म का तज्जिया, एनालिसिस। आप लोग उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। पिछले दिनों उनका चैनल बंद हो गया था, तो अब वो रेस्टोर हो चुका है। आप उनके चैनल पर जाकर के उनकी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख सकते हैं। अमरेश मिश्रा स्पीक्स वाइवा पैलेस्टाइन, उसको आप जाएंगे, हम इसका आपको लिंक भी दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, और उनके टेलीग्राम चैनल का भी, जो कुछ वीडियो वहां नहीं चल पाती हैं यूट्यूब में, वो आपको उनके टेलीग्राम चैनल पर मिलती हैं। वो मैं दोनों लिंक आपको दे रहा हूं। आज हम जो उनसे बात कर रहे हैं वो बहुत ही अहम ये है कि इतनी तबाही के बावजूद कई बार इजराइल ये कहने की कोशिश करता है कि हमने हमास को तहस नहस कर दिया, लेकिन इसी बीच हमास की तरफ से कार्रवाइयां तेज होने की खबरें हैं। उधर इजरायली कैदियों की कुछ वीडियोस सामने आ रही हैं, जिसमें वो इजराइल की सरकार से मांग कर रहे हैं कि किसी तरह से हमें यहां से निकालो। वो वीडियो भी बहुत ही दिल दहला देने वाली है। जाहिर है, हर इंसान के घर वाले होते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत होती है। वो अपने बीवी बच्चों के लिए रोता हुआ नजर आ रहा है। उसका क्या असर हो रहा है इसराइल के अंदर, और उसके अलावा हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत हो रही है। दो दौर की बातचीत हो चुकी, कल सैटरडे में तीसरे दौर की बात होने वाली है, विटकॉफ और अब्बास अराक्ची के दरमियान, लेकिन इनडायरेक्ट। और उसी के साथ साथ टेक्निकल डेलीगेशंस की भी मुलाकातें कल ओमान में होने वाली हैं। अमरेश मिश्रा जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि क्या कुछ है गाजा के अंदर से, क्या खबरें हैं? वो मैं समझता हूं लोग उनको मिल नहीं रही हैं। आप बताइए क्या क्या सूरत हाल है। देखिए, गाजा के अंदर मैं आपको एक चीज बताता हूं, बड़े महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स में। एक तो 18 मार्च के बाद जो नेतन्याहू ने अपना ऑफेंसिव रिन्यू किया और जिस तरह से गाजा में एक नया कत्लेआम शुरू किया, क्योंकि 19 जनवरी और 18 मार्च के बीच में वो कत्लेआम रुक गया था। तो लोग मारे, ऐसा नहीं लोग मारे नहीं जा रहे थे, इजराइल ने वायलेशंस बहुत किए हैं, करीब 100 से ऊपर। लेकिन 18 मार्च के बाद से सिस्टमेटिकली करीब करीब 1,500 फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं 18 मार्च और आज की तारीख के बीच में। और उसमें जो है घायलों की संख्या 5,000 से ऊपर। ये इन पूरी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ये देखा जा रहा था कि इजराइल एक नई पॉलिसी पे चल रहा है। और जो इजराइल ने खुद बताया, उसने कहा कि नई पॉलिसी हमारी ये है कि हमारे सैनिक अंदर जाते थे, हमने पहली पहली बार गलती ये की, सैनिकों को भेज दिया और उन सैनिकों को हमास ने चुन चुन के मारा। और उसके बाद ये स्थिति आ गई कि 15 महीनों में जनवरी 2025 तक ये स्थिति आ गई कि हमको समझौते में जाना पड़ा। तो एक दूसरा प्लान आया कि अब इस बार फौज ना भेजो, इस बार ब्लॉकेट करो। जैसे मेडिवल एरा में वॉरफेयर होती थी कि किसी एक दुर्ग को आप घेर लीजिए, महीनों घेरिए, उसका रसद पानी काट दीजिए, उसका सब कुछ कर दीजिए और वहां पर हमला जारी रखिए अपनी फौज, लेकिन अंदर अभी स्टॉर्म न करिए उसको। उसी तरह की पॉलिसी ये है, इसमें कोई नई बात नहीं, लेकिन नई उसको नया कह के बहुत डींगे हाँक के उसको ये कहा गया कि अब गाजा को हम ब्लॉक कर देंगे, कहीं एक दाना नहीं घुसने देंगे, कोई कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं घुसने देंगे, कोई मेडिसिन नहीं घुसने देंगे, कुछ नहीं घुसने देंगे और मारते अलग रहेंगे। और हमास को वो जानते थे कि हमास खुद निकल के अभी बाहर आएगा नहीं, हमास वेट करेगा कि इजरायली ग्राउंड फोर्स अंदर जाए, लेकिन इजरायली ग्राउंड फोर्स वो अंदर जाएगी ही नहीं। ये प्लानिंग थी इजराइल की, लेकिन यहाँ फेल हुई इजराइल कहाँ किया, और उसका फेलियर अब देखिए जाके 1 महीने बाद सामने आ रहा है। लोग बीच में कह रहे थे कि हमास खामोश है, हमास खत्म हो गया, ये हो गया, जबकि खुद अमेरिका और इजराइल का प्रेस कह रहा था कि हमास खत्म कैसे होगा, हमास तो और मजबूत हुआ है, उसने और फाइटर्स रिक्रूट किए हैं। जो प्रिजनर एक्सचेंज हुए 19 जनवरी और 18 मार्च के बीच में, उसमें हमने देखा कि हमास और मजबूत हुआ है। ये सारी चीजें हो रही थी। हमास वॉज अडॉप्टिंग ए टैक्टिकल साइलेंस, कि वो एक टैक्टिकल साइलेंस वो कर रहे थे। एक जो होता है कि भाई हम नुकसान झेलेंगे, हमारे सिविलियन पॉपुलेशन पे हमला और हम नुकसान झेलेंगे, लेकिन हम अपने समय में द टाइम ऑफ आर चूजिंग, क्योंकि
काउंटर लड़ाई ये थी जहां एक तरफ इजराइल ने ये एक मतलब युद्ध के लिहाज से बहुत ही क्रूर नीति है, लेकिन युद्ध के लिहाज से एनिमी को घेर के उनको स्टार्व करना, ये एक ये इजराइल ने जो उसके उसके सैनिक मारे गए उसके बाद एक बेहतर स्ट्रेटजी उसने, अगर मिलिट्री टर्म्स में देखे तो उसने अप्लाई की। हमास लेकिन इजराइल को जानता है। यहीं पर देखिए यहिया सिनवार का सवाल आ जाता है, जिन्होंने हिब्रू स्टडी की, इजरायली माइंड को 20 साल स्टडी करके उन्होंने अपने एक आर्मी तैयार की। अब वो लोग जानते थे कि इजराइल बहुत दिनों तक चुप नहीं रहेगा, ये बमबारी करता रहेगा, ग्राउंड फोर्सेस भेजेगा जरूर, क्योंकि इतना पेशेंस नहीं है कि आप लंबे समय में 3-4 साल ये 3-4 साल आप उनको स्टार्व करते रहे, क्योंकि 20 लाख लोग भुखमरी से मरने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, और उसको आप लेके आप तब तक बमबारी करेंगे उनको, आप इससे ज्यादा आप क्या क्या मार सकते हैं। तो इजराइल इम्पेशेंट हुआ, उसने ये ग्राउंड फोर्सेस ऐसे ही पहले इंकर्जन के लिए भेजी। तो हमास ने कुछ नहीं किया कभी। वो राफा में नेत्जरीम एक्सेस को उन लोगों ने हथियाने की कोशिश की, वहां वो नहीं कर पाए क्योंकि एक्सप्लोजिव्स बिछे थे, 1-2 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस फटे। फिर इजराइल ने देखा कि देखिए हमास रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो फिर उनके आईडीएफ के लोग, अच्छा इधर इजराइल के अंदर गृह युद्ध एक छिड़ा हुआ है, और उसमें तो इसलिए भी नेतन्याहू चिंताजनक, मतलब वो चिंता में हो गया कि अगर हम कुछ नहीं दिखाएंगे ग्राउंड पे तो हमारे अपोनेंट्स हम पे चढ़ बैठेंगे कि वॉर खत्म करो, प्रिजनर्स को लाओ, हमास के साथ डील करो। तो उसने भेजना शुरू कर, जैसे ही उसने भेजना शुरू किया है तो आप देखिए कि सबसे पहले करीब 17 अप्रैल को, अब देखिए 18 मार्च के बाद एक महीना, 17 अप्रैल 2025 को खान यूनिस में निज्जार एक जगह है, वहां पर 3 हमले एक दिन में किए हमास ने, और 2 सैन बुलडोजर और 2 मरकवा टैंक्स उन पर डायरेक्ट अटैक किया, और एक्सप्लोजिव मतलब आईईडी से, अभी आरपीजी नहीं यूज की थी, आईईडी से वहां पर जो उन्होंने प्लांट किए थे। फिर उसके बाद 19 अप्रैल को बड़ी घटना बेत हनून में हो गई, जब बेत हनून में जो नॉर्मल, अब देखिए इजरायली आर्मी की, आप देखिए यहीं पर बहुत ही महीन ये खेल है। अब 19 अप्रैल को क्या हुआ बेत हनून में? बेत हनून में ये हुआ कि एक 3 महिला आईडीएफ सोल्जर्स स्टॉर्म जीप में पहुंच गई वहां, स्टॉर्म जीप जो कि अनआर्मर्ड है, जो बख्तरबंद गाड़ी नहीं है, स्टॉर्म जीप में पहुंच गई। जैसे ही वो स्टॉर्म जीप में पहुंची है, हमास के फाइटर्स ने उस पर आरपीजी मार दी। 3 महिला आईडीएफ सोल्जर्स बुरी तरह से घायल हो गई, वो बख्तरबंद गाड़ी नहीं थी, वो रेजिस्ट नहीं कर सकती थी, उसको मार दिया। उसके बाद जो बचाव दल आया उसमें एक सीनियर इजरायली ऑफिसर था, उसको मार दिया। बाकायदा इजरायली टेलीविजन ने उसके ग्राफिक्स पब्लिश किए कि इस तरीके से पहले को मारा, फिर दूसरे को मारा, और फिर तीसरी बात, वहीं पर एक इजराइल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर था, वो उनके बचाव में आ सकता था, वो भी नहीं आ पाया, उसको भी इन लोगों ने आरपीजी मार मार के उनको रोका। और इस पूरी घटना में 19 अप्रैल की आप देखिए तो एक इजरायली अधिकारी मारा गया, 3 आईडीएफ की जो महिला सोल्जर्स हैं बुरी तरह जख्मी हुई, और 4 और जो मर्द आईडीएफ सोल्जर्स हैं वो जख्मी हुए। और इजरायली मीडिया का कहना है कि ये तो गनीमत है कि आईडीएफ सोल्जर जो महिला थी वो उनको ये हमास ने उठा नहीं लिया, क्योंकि उठा सकते थे वो, ये स्थिति थी। लेकिन मेरे ख्याल से हमास का उस समय दिमाग मतलब जो जो केंद्रीकरण था वो ये था कि जो इजराइल का ये जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है उसको हम न्यूट्रलाइज करें। जो उन लोगों ने किया, अपनी प्रायोरिटी उन्होंने कुछ चीज को रखी, कैदी तो है ही बहुत सारे उनके पास। अब 19 अप्रैल को इस घटना ने हिला दिया, पूरे इजराइल को हिला दिया, अमेरिका को हिला दिया। लोगों ने कहा ये क्या हो रहा है। उसके बाद 20 तारीख को अल तुफा जो कि थोड़ा जैसे बेत हनून नॉर्दर्न गाजा है, अल तुफा ईस्टर्न गाजा ये शुजैया के पास है। यहां पर इन लोगों ने एक आईडीएफ के अधिकारी को इन लोगों ने एक सुरंग में पहले लुभाया कि एक सुरंग यहाँ पर हमास की है, और सुरंग बहुत ही इनके लिए महत्वपूर्ण चीज है इजरायलियों के लिए, तो उनको लुभा के वहां तक लाए, फुसला के, और वो सुरंग पहले से रिग्ड थी, वो उड़ गई। ऐसी घटनाएं हमने कितनी रिपोर्ट की हैं इस 15 महीने की लड़ाई में, लेकिन पिछले 1 महीने से ये चीज रुकी हुई थी, ये चीज ऐसे नहीं हुई। वही चीजें फिर हो रही, सुरंग उड़ गई, उसमें फिर एक अधिकारी मारा गया और 6 या 7 इजरायली सोल्जर्स घायल हो गए। उसके बाद देखिए तो कल जो है कल की जो घटना है वो फिर बेत हनून में हुई। अब कल की घटना में वहां पर 2 जगह घात लगा के
आईडीएफ के सोल्जर्स को वहां पर मारा गया। और इस बार क्या हुआ, इस बार खास बात, इस बार जो हमास ने स्नाइपर्स को यूज किया। देखिए तीनों इंसिडेंट्स में, बल्कि 4 हो गए, खान यूनिस वाला, बेत हनून की 2 घटनाएं, नहीं बल्कि 5 हो गए। खान यूनिस, बेत हनून की पहली घटना, फिर अल-तुफा, उसके बाद ये इसकी ये बेत हनून की दूसरी घटना, 4 हो गए। तो ये चौथे जो घटना है, इसमें हमास ने स्नाइपर्स के थ्रू मारा। स्नाइपर्स के थ्रू इन लोगों ने पहले एक टैंक को जो चला रहा था इजरायली, उसको मारा। और ये भी बेत हनून के पास हुआ है, जो कल हुआ है, उसको मारा जो टैंक चला रहा था। और उसके साथ जो सपोर्ट फोर्स थी उनको मारा स्नाइपर फायर से। तो उसमें भी जो टैंक चला रहा था वो मारा गया, और कम से कम 4 से 5 इजरायली सोल्जर्स घायल हो गए। अब ये पूरी जो सिचुएशन है, जिसमें कुल आपके करीब 2 इजरायली सोल्जर्स, 1 अफसर मारा गया, महिला सोल्जर्स बुरी तरह से घायल हो गए। तीनों महिला सोल्जर्स को एम्पुटेट करना पड़ा है, वो कभी चल नहीं सकेगी। और यहीं पर हमास ने हसन नसरल्लाह को कोट किया। वो शायद कुरान की आयत है कि अगर वो तुम्हें दर्द पहुंचा रहे हैं तो उनको भी दर्द पहुंच रहा है। ये बात हमास ने, जो सैयद हसन नसरल्लाह कहा करते थे, जो मुझे बाद में पता चला कि एक्चुअली वो कुरान की एक आयत है कि अगर वो तुम्हें दर्द दे रहे हैं तो उनको भी दर्द पहुंच रहा होगा। ये देखिए ये पूरी सिचुएशन गाजा के अंदर की है। मिलिटरली इजरायली बैकफुट पे है। वो नेतन्याहू का साथ धीरे धीरे लोग, उसका सपोर्ट बेस कम होता चला जा रहा है। जो इंटरनल स्ट्रगल है, शिन बेत के चीफ रोडेन बार अभी अपनी कुर्सी पे बरकरार हैं। कई बार ये हुआ कि उनसे डील हो गई है, वो रिजाइन करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। और जो अटॉर्नी जनरल हैं, जिनको डिसमिस कर दिया, वो भी अपना सीट नहीं छोड़ रही हैं। मतलब हो क्या रहा है आप देखिए। इस पूरे माहौल में जो ट्रंप ने फिर से जगह, एक चीज और हमास ने की, हमास ने 3 कैदियों के इंटरव्यूज जारी किए। उसमें जो पहला कैदी था, जिसका इंटरव्यू 20-21 अप्रैल 19 अप्रैल को जारी किया गया, ईडान अलेक्जेंडर, जो अमेरिकन इजरायली सिटीजन है। और अमेरिकन इजरायली सिटीजन का आपको बता दें तो इजराइल की 80-90 लाख पॉपुलेशन होगी, उसमें 6 लाख अमेरिकन इजरायलीज हैं, उसमें से 23,000 आईडीएफ में। अब ये ईडान अलेक्जेंडर अमेरिकन इजरायली होस्टेज, जिसका वीडियो प्रकाशित हुआ, उसके बाद वीडियो के अगले दिन अबू उबैदा का स्टेटमेंट आ गया कि इजरायली बमबारी में जो लोग देखरेख कर रहे थे ईडन अलेक्जेंडर के, उसमें एक मारा गया, हमारा आदमी। अब हमारा संपर्क टूट गया। जैसे उसने कहा संपर्क टूट गया ईडन अलेक्जेंडर से, तो एडम बोहलर, जिसने कहा था कि हमास के सर पे सिंह नहीं है, ट्रंप का एनवॉय था, जिसको निकाल दिया गया था, मतलब ये कहने पे, वो वापस आ गया। उसने हमास से कहा कि नो आई नो देम, आई एम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। अरे मतलब कि इसका मतलब कि ट्रंप ने एडम बोलर को हटाया ही नहीं था कभी। ये जो इजराइल बार बार कहता है कि इसको हटाओ, इसने कहा कि हमास नॉर्मल लोग हैं, आतंकवादी नहीं है। तो ये जो पूरी, तो एडम बोलर वापस आ गया। अमेरिका की हालत खराब हो गई कि अगर ये हो जाएगा, अगर अमेरिकन इजरायली सिटीजन मारा जाएगा तो ट्रंप क्या जवाब देंगे अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को। ये जो पूरी डायनेमिक्स है। उसके बाद और भी प्रिजनर्स की बात है। एक प्रिजनर की मां ने बहुत गंभीर एलिगेशन नेतन्याहू पे लगाया कि क्योंकि वो मां जो है वो विपक्षी पार्टियों के साथ हमेशा रही है, बड़ी वोकल रही है, उसके लड़के को छुड़ाने में नेतन्याहू उतने इंटरेस्टेड नहीं है। बाकी वो पार्शियल डील करना चाहते हैं। और पार्शियल डील से याद आया कि अभी जो लेटेस्ट प्रपोजल आया है वो 5 साल की ट्रूस का आया है, 5 या 7 साल। ये 5 से 7 साल एक कंप्लीट ट्रूस रहेगी। इजरायली फोर्सेस विड्रॉ करेंगी, हमास होस्टेजेस छोड़ेगा, ये करेगा, वो करेगा। नई एक सपोर्ट कमिटी बनेगी जो गाजा को गवर्न करेगी, जिसमें अलग अलग फैक्शंस के लोग रहेंगे। लेकिन पता नहीं रहेगा। फतेह में देखिए महमूद अब्बास ने, मैं उस तरफ जरा बाद में जाएंगे। आपने टैक्टिकल साइलेंस की बात की हमास के, और आपने बहुत ही कामयाब ऑपरेशंस एक एक दिन करके जो बताया, वो बहुत ही कमाल की आपकी अपडेट है। और वाकई मैं सलाम करता हूं आप जिस तरह से गहराई से सारे वाकयात को देखते हैं। अब ये बताइए कि ये इस टैक्टिकल साइलेंस का इस्तेमाल क्या लेबनान में भी हो रहा है? वहां से एक खबर आ रही है, अभी मैं आपसे बात करने से पहले देख रहा था। एक डेविड शेनेकर हैं, फॉर्मर यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर नियर ईस्टर्न अफेयर्स। उन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ
सिविल वॉर, दाखिली जंग, यूएस डिप्लोमेट्स कॉल फॉर डायरेक्ट क्लैश बिटवीन लेबनीज आर्मी एंड हिजबुल्लाह। तो ये इस तरह की उम्मीद कर रहे हैं लेबनान के अंदर कुछ ऐसा हो जाए। आपको क्या लगता है? हमास को तो आज तक फिलिस्तीनियों नहीं छोड़ा, बीच में कुछ प्रोटेस्ट कराने की कोशिश की थी। क्या हिजबुल्लाह भी टेक्टिकल साइलेंस में है? क्या हिजबुल्लाह अल्टीमेटली फिर वापस मजबूर होकर के इजराइल के खिलाफ उसी तरह के हमले शुरू करेगा? अमेरिका साफ कह रहा है कि हिजबुल्लाह को निपटा दो, यानी जो फौज है, जो भी फौज है, इजराइल से मत लड़ो, हिजबुल्लाह को खत्म कर दो। आपको क्या लगता है कि उसमें कहीं कोई कामयाबी मिलेगी? ये देखिए नया नहीं है, ये पिछले साल हमको इसी समय अप्रैल 2024 में जो बाइडेन सरकार की एनवॉय थी, वो भी महिला थी, उन्होंने तो साफ एक हफ्ते का कैंपेन चलाया था अप्रैल 2024 में कि रिवोल्ट अगेंस्ट हिजबुल्लाह। वो तो जन विद्रोह की बात उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था कि कोई यहाँ पर कंडीशंस आर राइट। अब उस समय अप्रैल मई 2024 में नेतन्याहू ने भी बयान दिया था कि ईरान में रिवोल्ट करा दो। तो ये जो फैंटेसीज हैं इन इंपीरियलिस्ट फोर्सेस की, ये फैंटेसीज कभी सक्सीड नहीं करेंगे। हिजबुल्लाह देखिए टैक्टिकल साइलेंस, सही बात है, हिजबुल्लाह ने टैक्टिकल साइलेंस अपनाया हुआ है क्योंकि वो ये चाहता है कि लेबनीज आर्मी इजराइल से लड़े और उसके ऊपर ये, क्योंकि हिजबुल्लाह केपेबल है लड़ने, लेकिन हिजबुल्लाह पॉलिटिकली ये देख रहा है कि फिर वो उसको पॉलिटिकली ये लोग आइसोलेट करेंगे, इजराइल और लेबनीज सिविलियंस को मारेगा, जो कि वो कर सकता है, और फिर उसके बाद ब्लेम हिजबुल्लाह पे जाएगा। हमास के मामले में इन लोगों ने यही करने की कोशिश की 18 मार्च के बाद, खासतौर पे कि कई जो फिलिस्तीनी सिविलियंस को मारा, हमास को ब्लेम किया। उधर महमूद अब्बास के लोगों ने यहाँ पर एक प्रोटेस्ट करने की शुरू की और उसके बाद जब वो फेल हो गया सब, तो महमूद अब्बास ने कल एक मीटिंग में सेंट्रल काउंसिल की हमास को बहुत ही अभद्र शब्द कहे, यहाँ तक कि उसको मतलब सन ऑफ बिचेस कह दिया कि तुम वो जो कैदी है उनको हमारे हवाले करो और हम उसको ले और यहाँ से भागो। ये सब फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि हमास तो देखिए मैंने जैसे बताया सैनिक स्तर पे जीत रहा है। हिजबुल्लाह के मामले में भी जो अभी तक बयान मैंने देखे हैं जोसेफ आउन के और नवाज सलाम के, जो उनके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं, एक क्रिश्चियन है और एक सुन्नी है। और हिजबुल्लाह प्रीडोमिनेंटली शिया फोर्स है, हालांकि उसमें हर तरह के लोग हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, उनमें ड्रूज भी हैं, उसमें सुन्नी भी हैं। लेकिन वो लोग जो कह रहे हैं वो अभी इजराइल पे अपना निशाना केंद्रित किए हुए हैं, क्योंकि जो स्पीकर बेरी हैं, जो शिया हैं, वो भी, उनके साथ भी बातचीत चल रही है, वो पूरी तरीके से हिजबुल्लाह के साथ है। और इस मामले में लेबनीज आर्मी की जो गोलियां अभी तक चली हैं वो इजराइल से ही चली। लेबनीज आर्मी के कम से कम 13 लोग, शुरू से अगर देख लिया जाए तो नवंबर से 13 लोग शहीद हो चुके हैं लेबनीज आर्मी। अब ऐसी स्थिति में आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि लेबनीज आर्मी हिजबुल्लाह पे अटैक करे? कुछ खबरें जो अमेरिका ने प्लांट की वो आती हैं कि हिजबुल्लाह के कुछ हथियार लेबनीज आर्मी ने पकड़े हैं लिटनी रिवर के साउथ में, फिर आती है कि नहीं लिटनी रिवर के नॉर्थ में, फिर आती है उसके, अरे ये इतने कॉन्ट्रडिक्टरी सारे बयान हैं। कोई ऐसी स्थिति वहां लेबनान में नहीं है कि लेबनीज आर्मी कुछ ऐसा कर रही है। उसने जरूर, एक खबर आई थी कि कुछ फिलिस्तीनियों को उसने पकड़ा है जो जिन्होंने इजराइल पे सीज फायर के दौरान, मेतुल्ला वगैरह में आपको याद होगा फायरिंग हुई थी, हिजबुल्लाह ने डिनाई किया था, लेकिन वो भी मुझे पता चला कि वो भी कहीं ना कहीं प्लांटेड चीज है, उसके बारे में उसकी सच्चाई नहीं। उधर सीरिया में क्या हुआ? सीरिया में पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के 2 लोगों को एचटीएस को अरेस्ट करना पड़ा अमेरिका इजराइल के कहने पे, और वहां इस बात से बवाल हो गया क्योंकि पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद वो अकेला संगठन है जो फर्स्ट जो सिविल वॉर हुई थी उसमें थोड़ा वो गड़बड़ाया था, और उसको, क्योंकि भाई उसका मतलब नुसरा फ्रंट वगैरह के प्रति उसका एक ये था, उसको आपने अरेस्ट कर लिया एचटीएस ने। तो एचटीएस ने साबित कर दिया सुन्नी अरबों के सामने, जो इजराइल से लड़ना चाहते हैं और जो मेजोरिटी है, उसने साबित कर दिया कि ये हम पूरी तरह से इजराइल के साथ हैं। और इसको लेके जो पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के चीफ हैं, जियाद उनका नाम है, जियाद अल नखाला, उनका बहुत स्ट्रिक्ट बयान भी आया है और उन्होंने वार्निंग भी दी है अल शरा जुलानी। तो ये पूरा जो मंजर है
ये देखिए इस तरह से अनफोल्ड कर रहा है। और अच्छा, एक ताजा खबर और आ रही है अभी। अहमद अल शरा, जो साबिक इनाम का घोषित, एक तरह से जैसे कहना चाहिए टेररिस्ट, $1 करोड़ लगाए हुए थे, अमेरिका ने ऐलान किया हुआ था, वो अब ये कह रहा है कि मैं इजराइल के साथ अमन समझौता चाहता हूं, यानी नॉर्मलाइजेशन चाहता हूं। तो ये पूरी तरह से उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो अभी तक वो ये कह रहे थे कि नहीं साहब, ये अहमद अल शरा जो है वो इजराइल के खिलाफ भी लड़ेगा, अभी थोड़ा सा मजबूत हो जाए। अभी तक तो सिर्फ वो इजराइल और अमेरिका के दोस्त मुल्कों में ही टूर पर गया है, ईरान तो नहीं गया। और इराक में उसका विजिट प्लान की गई है, वहां उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बाकायदा मांग की जा रही है कि उसको यहां ना बुलाया जाए। आपको क्या लगता है कि अब ये बहुत जल्दी सीरिया इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात, और ऐसे वक्त में जबकि सैकड़ों किलोमीटर जमीन इजराइल ने कब्जे में ली हुई है? ये देखिए पूरा, अभी मैं एक बयान देख रहा था अल शरा का कल ही, वो कह रहे हैं कि हम अपने देश को, कोई फॉरेन पावर हमारे देश को यूज नहीं कर सकती। अब ये उधर ईरान की तरफ इशारा है, हिजबुल्लाह। लेकिन तुम्हारे घर के अंदर तो फॉरेन फोर्स घुसी हुई है और आप बता रहे हैं नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि जोलानी विल हैव टू सीड कुनैत्रा टू इजराइल। अब उसको शब्दावली दूसरी दे सकते हैं कि टेम्परली जो इजराइल इसको ऑक्यूपाई करेगा, उसके सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, हम समझते हैं, तो टेम्परली कर ले। ऐसा शायद वो खुल के ना कहें कि हम टेरिटरी इजराइल को दे दें, लेकिन मंशा वही है। और अल्टीमेटली इजराइल अभी भी देखिए लेबनान के पास जो गांव में है, और सीरिया में भी कुनैत्रा तक, हालांकि कुनैत्रा से जो आगे बढ़ने की कोशिश की दारा में, वहां जो वर्ग एक जो आर्म्ड स्ट्रगल हो गया, और उसमें खासतौर पे जो ये जो फिलिस्तीनी लड़ाके थे उन्होंने ही स्ट्रगल किया, 9 शहीद हुए। इजराइल के कुछ जो नवा में घटना हुई है दारा में, जो पहले हुई अभी 2 हफ्ता पहले। तो ये इजराइल को भी समझ में आ रहा है कि कुनैत्रा से लेके इन सारी चीजों को वो अभी डिप्लोमेटिकली, वो क्योंकि अल जुलानी इनका आदमी है, अमेरिका का आदमी है, वो दबाए हुए। वरना आपको बताएं, हम आईडीएफ के लोगों का ये कहना है कि ये जो पॉलिसी है कि तुम सीरिया में घुस गए, ये तुमने अपनी लाइन इतनी स्ट्रेच कर ली है कि वो इजराइल जैसी छोटी आर्मी के लिए पॉसिबल नहीं है कि अगर सीरिया में जो इजरायली फोर्सेस हैं, अगर वो घिर जाएं, तो आज हम उनको मदद नहीं पहुंचा सकते। ये पूरी सिचुएशन है। लेकिन इजराइल इस बात पे बैंक कर रहा है कि घेरेगा कौन, तो इराक घेर सकता है, ईरान घेर सकता है। इराक और ईरान को इस समय ऐसा फंसाया हुआ है कि बातचीत भी चल रही है, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। ईरान पे हम लोग जब बात करेंगे तो वो भी बात करेंगे कि और चीजें, ईरान क्या सोच रहा है या ईरान आने वाले दिनों में क्या करेगा। लेकिन सीरिया और लेबनान के बारे में ये क्लियर है, लेबनान में अभी थोड़ा सा जो प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है अभी थोड़े स्टैंड लिए हुए हैं, अल शरा की तरह वो झुके नहीं। लेकिन सीरिया में तो वो पूरी तरह से अल शरा झुक गया है और वो उसने सरेंडर कर दिया है, वो क्लियर है उसका। और उसका शासन दमस्कस के अलावा कहीं है ही नहीं। अभी देखिए वो एसडीएफ को जो आर्मी में लेने की बात थी, वो क्या हुआ, कुर्दों की लड़ाई अभी भी एसएनए से चल रही है, जो टर्किश बैक मिलिटेंट्स हैं। परसों घटना हुई है, कितनी बार सुलह होगी, कितनी बार वो सुलह तोड़ी जाएगी। और अमेरिका और ट्रंप सीरिया से ट्रूप्स हटा रहा है। अभी 2000, कभी कह रहा है 1400 कर देंगे, कभी कह रहा है 800 कर देंगे, कभी 1200 कर देंगे। तो वो ट्रूप्स हटा रहा है, तो उसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं रशिया को एक सीट कर रहा है कि तुम इसको संभालो। और यूक्रेन में बातचीत चल रही है, उसमें एक ट्रंप का जो नया विजन आ रहा है कि जो ट्रंप प्रपोज करा। अब ये देखिए अमेरिकन डीप स्टेट मानेगा नहीं मानेगा, ट्रंप का ये है कि रशिया, अमेरिका और चाइना मिलके जो है अपना मिल बांट के, एक जो सुपर पावर्स हैं ये अपना एक तो उसने रिकग्नाइज किया रशिया और चाइना को कि बराबर है अमेरिका की। अब वो ये नहीं समझ रहा है कि रशिया और चाइना उस तरह की फोर्स है नहीं जो बाकी जगह जाके दूसरे मुल्कों को तबाह करके उनके रिसोर्सेज जिन्होंने लूटा है। वो बिजनेस एंगेजमेंट उनका रहा है, उनके कुछ जगह बेसिस भी हैं, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, सब कुछ है। तो ऐसी परिस्थिति में अच्छा, ईरान एक ऐसी चीज है जो चाइना ईरान का इतना बड़ा एलाई है। और अगर आप कह रहे हो कि रशिया और चाइना और हम लोग मिलके दुनिया को अपना मिल बांट के रूल करें, तो ईरान तो रशिया और चाइना के साथ है। और ईरान की जो एक सॉवरेनिटी है, जो
इंडिपेंडेंस है उसको रशिया एक्सेप्ट ही नहीं कर चुका है, बल्कि अब तो ट्रीटी में वो एक ट्रांसलेट हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, अब अमेरिका और ईरान के बीच में जो बातचीत हो रही है, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू सामने आ रहे हैं। इसमें मैंने तेहरान से बात की, ताज़ा एक और एक्सपर्ट से जो बेरूत से भी रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहां से भी हमने उनका इंटरव्यू लिया। तो उन्होंने दो तीन बातें कही बहुत ही गहराई से। उन्होंने ये कहा कि देखिए, आयतुल्लाह खामेनी ने शुरू में जो ट्रंप का लेटर आया था उस पर उन्होंने साफ कहा था कि हम इन पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि ईरान में एक अच्छी खासी तादाद उन लोगों की है जो सरकार पर दबाव डालती रही है कि अमेरिका से क्यों ना बात करें, बात की जाए, तो इस वजह से आयतुल्लाह खामेनी ने एक तरह से पब्लिक के उन जज्बात का एहतराम करते हुए इजाजत दी बातचीत करने की। यहां तक एक बात सामने आई। दूसरा यह कि इनडायरेक्ट बातचीत हो रही है। यूरोप इस बार बिल्कुल गायब है। पहले ये P5+1 से जो बात होती थी, अब वो सीधे अमेरिका से, यानी अमेरिका और ईरान के बीच में है, लेकिन इनडायरेक्ट भी है। यूएई को बीच में नहीं रखा जिसने पहले शुरू में खत पहुंचाया था, बल्कि ओमान को रखा। वहां रोम में भी गए तो वहां भी ओमान के एम्बेसडर के घर में मीटिंग हुई। यानी बड़ी ताज्जुब की बात है कि अमेरिका का तकरीबन डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर लेवल का आदमी एक मिडिल ईस्ट के मुल्क के, छोटे से मुल्क के एम्बेसडर के घर में जाने पर मजबूर होता है। यह भी बताया गया मुझे तेहरान से कि कोशिश ईरान की यह है कि कोई इजरायली खुफिया का पेनिट्रेशन ना हो जहां भी बात हो रही हो। तो अब बार बार ये खबरें आ रही हैं, आज तो बाकायदा इजराइल के मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं कि इजराइल चाहता है कि किसी तरह से ये बातचीत पटरी से उतर जाए और न्यूक्लियर डील ना हो पाए। आप इसको कैसे देख? देखिए, मैं तो इसको देखता हूं कि ट्रंप अभी ईरान पे हमला करने के इच्छुक नहीं है, ये उसने साफ कह दिया। इससे ज्यादा साफ क्या वो ये तो नहीं कह सकता कि ईरान जिंदाबाद, ये तो नहीं कर सकता ना। लेकिन उसने वही बात कही है, उसने कहा है कि इजराइल से कहा कि तुम हमला करो। अब इजराइल के प्रेस में रोज एक खबर आती है कि इजराइल की प्लानिंग थी मई में हमला करने की ईरान पे यूएस की मदद से, फिर आती है कि नहीं जून में थी, फिर आती है कि नहीं पहले थी। अब ये सब चल रहा है। अच्छा, उसमें एक खबर ये भी आई कि जो प्लानिंग इजराइल की थी जिसमें वो अमेरिका का सपोर्ट चाहता था, वो ये थी, केवल एयर स्ट्राइक की नहीं थी, वो ये भी थी कि कमांडो यूनिट जाएंगी और वो फिजिकली डिसमेंटल करेंगी। भाई, अच्छा, लीबिया मॉडल की जो बात नेतन्याहू ने की वो अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया, विटकॉफ ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया कि लीबिया मॉडल ईरान से हम चाहते ही नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि बातचीत किस बात पे हो रही है? बातचीत दरअसल मेरे ख्याल से किसी मुद्दे पे बहुत उससे निकलेगा, उससे ज्यादा केवल दिखाने के लिए दुनिया को कि हम बातचीत कर रहे हैं, ये चीज हो रही है। उसका कोई रिजल्ट बहुत आएगा? मुझे लग रहा है कि अमेरिका इस चीज को मान चुका है कि ईरान जो है रशिया और चाइना के साथ है, अभी इसको छेड़ना ठीक नहीं है। ये बात वो मान चुका है। अब इस बीच में इजराइल में एक और थिंकिंग है कि अगर अमेरिका की मदद नहीं भी मिली तब भी हम हमला कर देंगे। तब उनका एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर हमने हमला कर दिया और हम पिटे और ईरान ने वापस हम पे हमला किया, जो कि होगा, तब अमेरिका आएगा, तब ट्रंप। लेकिन ट्रंप को आप अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं। ट्रंप वो आदमी है जो, ठीक है, सुलेमानी पे अटैक उसने ऑर्डर किया था और सब कुछ, लेकिन ट्रंप जो कहता है वो करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी अभी वो जो भी कह ले, वो यूक्रेन और रशिया का पीस, ये मतलब यूक्रेन और रशिया के बीच जो पूरी पीस होनी है उसको लेके मामला, बहुत सारे पेच फंसे हैं, यूरोप को लेके, टैरिफ्स को लेके। अब वो इस समय अगर आप फर्ज कीजिए कि 10 मई को या 15 मई को इजराइल की कमांडो यूनिट वहां घुस गई और वो लोग डिस्कवर हो गए, सब मार दिए गए, या उन्होंने कर दिया उसके बाद मारे गए, या उनको पीछा करते हुए ईरान ने हमला कर दिया इजराइल पे, तो अमेरिका क्या करे? अच्छा, वैसे भी देखिए, वैसे भी जंग के बारे में यह कहा जाए कि हम 2 महीने बाद जंग करेंगे, हमला करेंगे, क्या दुश्मन इतना बेवकूफ है कि उसे यही पता नहीं है कि तैयारी कैसे करनी है? हर सिनेरियो के लिए वो तैयारी। देखिए, ईरान के कमांडर का एक बयान आया था तकरीबन 4 हफ्ते पहले कि ये जो हमने एक मिसाइल सिटी दिखाया है, अगर हम हर हफ्ते एक फौजी छावनी जो जमीन के नीचे है वो हम दिखाएं तो 2 साल लगेंगे, इतनी हमारी तैयारी है। तो जहां इतनी मजबूती से तैयारी हो
उसके बारे में ये कहा जाए कि हम मई में हम हमला करेंगे और ईरान बेवकूफों की तरह से बैठा रहेगा। ये कितनी इतनी बेहूद तो समझ में यही बात मुझे असल में बड़ा कंफ्यूज इस समय जो है ना, हो क्या रहा है, कंफ्यूजन लोगों को लग रहा है कंफ्यूजन है, लेकिन क्योंकि ट्रम्प अमेरिका की जो 2001 9/11 के बाद से जो अमेरिका की पोजीशन रही है, 20 कितने साल हो गए, जी जी 24 साल हो गए, बिल्कुल 24 साल से जो अमेरिका की पॉलिसी रही है, एंटी इस्लामिक कंट्रीज अटैक करना, ये करना, हर जगह फौज भेजना, हमला करना, इजराइल को हमेशा ऊपर रखना, उसको ये बदल रहा है। और उसको जब ये बदल रहा है तो इसका जो स्पिन ऑफ हो रहा है, ये कोई पकड़ नहीं पा रहा है कि अब ये कैसे होगा। कोई विश्वास करने को नहीं तैयार है कि ट्रंप यहां तक चला जाएगा कि अगर चाइना ताइवान ले ले तो कुछ नहीं बोले। ये चीज बल्कि मिडिल ईस्ट के बहुत सारे लोग नॉन यूरोपियन एनालिस्ट पकड़ रहे हैं, लेकिन जो यूरोपियन एनालिस्ट हैं जिनकी दुनिया में तूती बोलती है, जो हर बड़े इंग्लिश मीडियम या जो भी मतलब जो भी टॉप 2-3 लैंग्वेजेस हैं, फ्रांस मतलब फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश, जो लोग मैटर करते हैं, वो लोग जो हैं जो लंबे समय से रशिया को विलेन बनाए हुए थे, ईरान को विलेन बनाए हुए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। बड़ी अजीब इस समय आप ये सोचिए कि मैं पहले सोचता था कि ये गोदी मीडिया ये है और वो है मतलब वो उनका गोदी मीडिया है, इंडिया में इनका है, यहाँ की सरकार का, और इंटरनेशनल वो अमेरिका इजराइल का है। लेकिन गोदी मीडिया भी कंफ्यूज है, उसको समझिए, उसके अंदर डिवीजन हो गया है। अब आप क्या करो, बिल्कुल जब खुद खुद इजराइल में डिवीजन हो गया, इजराइल में येदियोत अखरोनोट हारेट्स वल्ला वो क्या क्या लिख रहे हैं इस सरकार के अंदर की। गजब, मतलब वो कोई अभी महमूद अब्बास ने गाली दी हमास को, खुल के कुत्ता कहा, एक्चुअली हाँ, उसको कहने बिल्कुल बिल्कुल कहा कि कुत्तों हम वो इजरायली प्रिजनर्स हमको दो और भाग जाओ यहाँ से। अब इसको लेके पूरा नील बरगौती से लेके जो भी सीनियर फोर्सेस हैं जो कि और जो फतेह का हिस्सा अलग हो चुका है, वो हमला कर रहे हैं। इससे हमास को बहुत फायदा हुआ है। इजरायली अखबारों ने एक दिन लिखा कि ये अबू मैजन उनका नाम है दूसरा, हाँ अबू माज़न है ये ऐसा, ये तो इजराइल की भाषा बोल रहे हैं। अगले दिन आज आया कि अबू मैजन हम बहुत खुश, देखिए अजीब ये वो हिब्रू लैंग्वेज का ये एक ह्यूमर होता है, अलग होता है। उसमें उसने कहा कि अबू माज़न हमारे साथ हैं, हम बहुत खुश हैं, लेकिन इनकी कोई सुनता नहीं। बस वो वहीं पर वो 3 लाइन में उसने कमेंट अपना खत्म कर दिया। सुनता तो इसीलिए उनकी सुनता तो इसीलिए नहीं कि वो इजरायली एजेंट हैं, वो कौन सुनेगा। देखिए बुनियादी बात यह है, इजराइल जो नैरेटिव चलाता है कि जो कब्जा की हुई हमारी जमीन है उसको जो आजाद कराने वाले हैं वो टेररिस्ट हैं, ये नैरेटिव चलाना चाहता है। और उसी नैरेटिव पर ये अबू माज़न महमूद अब्बास चलते हैं, खुद इजराइल को हमास के और पीआईजे के लोगों को पकड़ पकड़ के गिरफ्तार करके दे देते हैं। तो जाहिर है उनकी कौन सुनेगा। और जहां से आजादी का कोई छोटी सी भी उम्मीद कहीं नजर आती है, जुल्म इतना हो चुका है फिलिस्तीनियों पर कि वो उस तरफ बढ़ जाते हैं और हमास, जिहाद इस्लामी, हिजबुल्लाह या ईरान या हुथी अंसारुल्लाह, ये सब उनके लिए आइडियल हैं और उन्हें ये मानते हैं कि ये हमारे हमदर्द हैं। ऐसे में महमूद अब्बास की कौन सुनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई खास अगर नतीजे के तौर पर आज आप कुछ कह सकें कि अब क्या देख रहे हैं। एक चीज हुई है जो एक तो सऊदी अरेबिया का जो ईरान से रिश्ते ठीक होने की कोशिश हो रही है। दूसरी बात, इजिप्ट और चाइना ने वॉर एक्सरसाइजेस किए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये आज 25 है तो करीब 22 को, और चाइना ने एक ऐसा हथियार वहां उतार दिया इजिप्ट में, उसको KJ-500 कहते हैं। वो हवा में कमांड कंट्रोल सिस्टम स्टैब्लिश करता है। यानी अब आप सोचिए कि अगर बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी 1815 में, हम पढ़ते हैं उसको, अभी हम देखते हैं यूट्यूब पे, अभी देखते हैं 1815 की लड़ाई, नेपोलियन क्यों आ रहा, उसको वो व्यू तो था नहीं, वो तो जमीन पे था। लेकिन आज हम एरियल व्यू से देख सकते हैं कि कहां उसने गलती की। वैसा एक ये चाइना ने बना दिया कि आप पूरी लड़ाई जमीन पे चल रही है उसको ऊपर से देख सकते हैं। और उसने जाके अनवेल कर दिया इजिप्ट के, मतलब इजिप्ट के यहाँ। और मैं तो
चकित होंगी। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, सब चुप है। इजिप्ट ने जॉइंट एक्सरसाइजेज चाइना के साथ कब की, कोई मुझे बताए। वो तो अमेरिकन अलाई है, चाइना वहां पहुंच गया है, उधर सऊदी अरेबिया में ईरान पहुंच गया है, या सऊदी अरेबिया ईरान पहुंच गया है। ये पूरा तो मामला है, ये उसी तरफ जा रहा है कि ट्रम्प धीरे धीरे वेस्ट एशिया को रशिया और चाइना के इन्फ्लुएंस को में सीट कर दे। जो यानी चीन और रूस के हवाले कर देगा मिडिल ईस्ट को, ऐसा कुछ लगता है। हाँ, और वही सही होगा, क्योंकि फिर वो रूस और चीन ईरान के हवाले कर देंगे, खत्म बात। सारी कहानी खत्म, अपना वो कारोबार करे और वो रिवेरा बनाने की जो ख्वाब था वो भी खत्म। और अमेरिका और इजराइल जिस तरह से गाजा में फिलिस्तीनियों को खत्म करके एक अपना कुछ अलग से बनाने की कोशिश और ख्वाब देखते रहे हैं, वो भी आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश मिश्रा जी, आप हमें समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आप अमरीश मिश्रा जी के चैनल पर जाएं, हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, उनके यूट्यूब चैनल का भी और टेलीग्राम चैनल का भी। आप उनकी ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। इस गहराई से मालूमात आपको कहीं नहीं मिलती जिस तरह से अमरीश मिश्रा जी देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।